तो कक्षा 12 का गणित हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर 1 संबंध तथा फलन लिया है। और इसको चैप्टर को समझने से पहले हम कक्षा 11 का जो गणित है उसमें संबंध फलन का एक चैप्टर है, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद ही इस चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है उसका थोड़ा रिवीजन और कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ए हमें समुच्चय दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये इसके अवयव हैं। और एक दूसरा हमने समुच्चय ले लिया है बी, जिसका अवयव है 4 और 5। तो हमें इनका कार्तीय गुणन निकालना है, जिसको हम ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे निकलता है। देखिए ये 1 है, इस 1 का हमें 4 के साथ भी करना है, 5 के साथ। कैसे करना है वो समझें। 1,4 इस तरह से 1 और 4 को हमें इस तरह से लिख लेना है, तो ये गुणनफल होता है। फिर कोमा लगाएंगे, 1 का 5 के साथ लिखेंगे इस तरह से। तो 1 का 4 के साथ भी लिख लिया, 1 का 5 के साथ भी लिख लिया, तो 1 का दोनों के साथ गुणा हो चुकी। 2 का करेंगे तो 2 का 4 से करेंगे इस तरह से, 2 का 5 के साथ करेंगे इस तरह से, कॉमा लगाते जाएंगे। 5 के साथ भी हो गया। अब 3 का करेंगे, 3 का 4 के साथ, तो 3,4। 3 का 5 से करेंगे 3,5। इस तरह से ये कार्तीय गुणन हो चुका है ए और बी का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आप किसी का भी कार्तीय गुणन निकाल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए ए है आपके पास ए बी सी, और बी है आपके पास 1 3 और 5। इसका हमें कार्तीय गुणन निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिख लिया। अब देखिए किस तरह से करते हैं। यहाँ पे पहला अवयव क्या है ए, और यहाँ पे क्या है 1, तो 1,1 और बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट रहेगी आपकी। अब इसी प्रकार ए का हमने 1 के साथ लिया, अब ए का 3 के साथ लेंगे, तो 1,3। और इसी प्रकार ए का 5 के साथ लेंगे, तो ए और 5 कॉमा लगाते चलेंगे। तो ए का हमने मल्टीप्लाई यानी ए को 1 के साथ लिखा, 3 के साथ और 5 के साथ। अब बी को भी इसी क्रम से लिखना है। बी को पहले 1 के साथ, तो B,1 B,3 इसी तरह, और B,5। तो बी को भी हमने बस तीनों के साथ लिख लिया। अब हम सी की बारी है। सी को लिखेंगे C,1 C,3 और C,5। तो इस तरह से ये कार्तीय गुणन हो गया। कार्तीय गुणन में कुछ रूल हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि इसका ये पहला जो अवयव होता है, पहला अवयव, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये पहले समुच्चय का होता है, पहले समुच्चय का। ठीक है, ये पहले समुच्चय का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला समुच्चय का मतलब हमारा पहला समुच्चय कौन सा था ए, तो हमेशा जो आपका पहला अवयव होगा वो पहले समुच्चय से ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसमें आया, 1 है इसी में है, 2 है वो भी इसका है, इसमें 2 है। तो यानी कि ये जितने भी पहले 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 के हैं ये आपको हमेशा पहले ही समुच्चय का मिलेगा। इसी प्रकार आपका ये दूसरा है, ये वाला, ये हमेशा दूसरे समुच्चय से होता है, यानी दूसरा अवयव जो होता है वो दूसरे समुच्चय से होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऐसा ही होता है। तो कभी कभी उल्टा कर देते हैं, जैसे कि मान लो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कर देते हैं, आप ये गलती नहीं करेंगे। जैसे कि आपको लिखना था A,1 और आपने इसके स्थान पे लिख दिया है 1,A। तो 1,A लिख दिया, ये आपका गलत है। ठीक, आपको इसी क्रम में लिखना है A,1, ना कि 1,A। तो ये उल्टा हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना कि पहला जो सेट है वो हमेशा पहले और बाद वाला सेट हमेशा बाद में आता है। तो उम्मीद है आप कार्तीय गुणन समझ गए होंगे, कैसे होते हैं, किस तरह लिखते हैं, ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगली स्टेप पर पहुंचते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि संबंध किसे कहते हैं।
तो संबंध में नॉर्मल आप जानते हैं इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं। संबंध का मतलब होता है किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध होना। जैसे कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया कि भाई राम कॉमा श्याम कैसे हैं, भाई हैं, भाई हैं, या राम श्याम का भाई है। तो इसमें सिंपल बात है कि राम और श्याम में क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन किस तरह का है, दोनों का भाई का है, दोनों भाई हैं। ठीक इसी प्रकार हम अगला रिलेशन दे रहे हैं कि एक 3 से 2 इकाई कम है। तो ये भी संबंध है कि भाई एक जो है वो 3 से 2 इकाई कम है, तो एक वाकई में 3 से 2 कम है। तो ये एक संबंध है किसके बीच में, एक और 3 के बीच में। तो इसको हम इस टाइप भी लिख सकते हैं कि 3 - 1 = 2। तो ये क्या है, संबंध है 3 और 1 के बीच में। तो इसी को हम बोलते हैं संबंध, और यही हम इसमें सीखेंगे। तो संबंध की नॉर्मल परिभाषा ये है कि जब दो वस्तुओं के बीच कोई संबंध होता है या दो वस्तुओं के बीच हमें कोई संबंध प्रेजेंट करना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। और इसको प्रेजेंट किस तरह करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर मीन्स रिलेशन, रिलेशन का पहला अक्षर आर ले लिया है हमने यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें दो तत्व दिखाने पड़ते हैं ए और बी, इस तरह से, जहाँ ए जो है बिलोंग्स करता है ए से और हमारा जो बी है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल बी से। ठीक है, और इसके अलावा संबंध भी होता है इसमें। संबंध ए और बी में कुछ भी हो सकता है, वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि उसका क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, इसको हम थोड़े उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, वेन डायग्राम भी आपको बताते चल रहे हैं। जैसे मान लो एक ए में है 1 2 3, यहाँ पे है 5 और 6। ए में 1 2 3 तत्व हैं, बी में 5 और 6 तत्व हैं। तो हमने क्या कहा कि ए जो है वो सदैव पहला वाला जो सेट होता है उसका ही तत्व माना जाएगा, उसका ही अवयव माना जाएगा। तो ए का अवयव कितने, 1 2 3। तो ये सब स्मॉल एक का ए को डिनोट करते हैं, और आपका जो वी है स्मॉल वी वो बी के अवयवों को प्रेजेंट करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई रूल हमारे पास है, हमसे किसी प्रश्न में कहा गया है कि ए कॉमा वी इस तरह से, और ए हमेशा ए जो है आप ध्यान रखें ए इसमें और वी इसको व्यक्त करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे वी डिनोट बी। अब हमें यहाँ पे कोई ना कोई संबंध दे रखा होगा। संबंध किस तरह का, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लो b - a = 2। हमसे इस तरह का संबंध पूछ लिया कि b - a क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पता करते हैं कि b - a संबंध है या नहीं है। कैसे होगा वो हम चेक करके यहाँ पे भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचता है 4। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। 5 में से 3 को घटाया, कितना बचेगा 2। ठीक है, 6 में से 1 को घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5। 6 में से 2 को घटाया, इस तरह से 4। 6 में से 3 को घटाया तो कितना बचेगा 3। ठीक, हमारा संबंध क्या कह रहा है, हमारा संबंध कह रहा है कि आपको वो रिलेशन ढूंढना है जो बी में से ए को घटाएं तो 2 बचना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास सिर्फ एक ही आया है, वो क्या है 5 और 3। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप देखें ध्यान से, हमने कहा ए को हमेशा पहले प्रेजेंट करेंगे और बी को बाद में, ये आपको याद रखना है। तो ए हमारा है पास है 1 2 3। अब हमारे इसमें देखना है ए कौन सा था 3, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3। अब बी क्या है हमारे पास 5 था, यहाँ पे देखेंगे 5 तो 5 इस तरह से। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया। ठीक है, इसको हम क्रमित युग्म भी बोलते हैं, क्रमित युग्म।
अच्छा, ये कृमित युग्म होता क्या है? कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आती होगी, चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। कृमित का मतलब होता है क्रम से। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि पहले सेट का ए हमेशा पहले लिखा जाता है, तो ये इसीलिए कहा गया है कि कृमित युग्म बोलते। कृमित का मतलब क्रम से। अच्छा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब आप नहीं समझते तो इसको और क्लियर करते हैं। दो वस्तुओं को एक साथ लेने पे उन्हें जोड़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास दो पेन हैं, दो पेन है, तो इसको हम कह सकते हैं आपके पास पेन का जोड़ा है, इसको पेन का जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दो बैल हैं, दो बैल है, तो हम कह सकते हैं बैलों का जोड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि जोड़ा किसे कहते हैं। तो जोड़ा और जोड़ा मतलब युग्म, तो यानी दो चीज़ें तो दो ही होती हैं यहाँ पे। अब एक ए और एक बी, यहाँ पर भी 3 और 5 दो ही है, तो इसीलिए इसको युग्म कहा गया है और कृमित युग्म। तो उम्मीद है कि आपको संबंध भी समझ में आया होगा, और बाकी इसकी चर्चा आगे भी थोड़ी करेंगे ताकि और भी क्लियर आपका हो जाए। चलिए संबंध में और एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि संबंध और क्लियर हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ए बराबर 1 2 3 है। ठीक है, ये आपके पास ए के अवयव हैं। बी के पास अवयव हैं आपके पास 4 5 और 1, ये मान लो। ठीक, अब यहाँ पे हम दूसरे तरह से बताएंगे, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा किस तरह से इसको निकालते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसका ए क्रॉस बी निकाल लें। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्या आएगा वो हम पहले भी बता चुके हैं, 1,4 1,5 और यहाँ पे 1,1 1,4 ये वाला लिया, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। अब 2 का करेंगे 4 के साथ तो 2,4 2,5 और 2,1। इसके साथ भी हो गया, कामा लगाते चलेंगे। अब 2 का भी हो गया तीनों के साथ में, अब 3 का लेंगे 4 के साथ में तो 3,4 ये युग्म बनेगा। 3 का 5 के साथ तो 3,5 ये युग्म बनेगा। 3 का 1 के साथ तो 3,1 ये युग्म बनेगा। इस तरह से अब हमें रिलेशन अगर हमसे पूछा जाए, रिलेशन क्या पूछ सकते हैं, वो कहें कि इसको प्रेजेंट कैसे कर रहा है, तो देखिए प्रेजेंट जैसे मान लो उन्होंने कहा कि ए कॉमा बी है, जहाँ ए सेट ऑफ ए यानी बिलोंग्स करता है सेट ए से, और आपका जो वी है वो बिलोंग्स कर रहा है दूसरे वाले सेट बी से। और हमसे कहा यहाँ पे एक संबंध दे रखा है, वो संबंध समझिए। जैसे हमसे यहाँ पे कहा ए माइनस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, आपको ऐसा कोई संबंध ढूंढ के बताना है कि ए माइनस बी क्या हो, 0 हो। तो देखिए ए माइनस बी 0 कब होगा वो हमें यहाँ पे सोचना है। अब हमें घटा घटा के देखना पड़ेगा, 1 में से 4 गया क्योंकि ये ए माना जाएगा, ये जितने भी अवयव हैं वो ए से प्रेजेंट किए जाएंगे, इसके जो अवयव हैं वो स्मॉल बी से प्रेजेंट किए जाएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है। तो 1 में से 4 गया -3, हमें 0 चाहिए, नहीं मिला। 1 में से 5 गया तब भी नहीं मिलेगा। 1 में से 1 गया 0 मिला। 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो हमें यहाँ पे आर में 1 मिला, 1,1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। अब 2 में से 4 गया और तो है नहीं, 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचता है। 2 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर भी 0 नहीं मिला। 3 में से 4 गया, 3 में से 5, 3 में से, यानी कोई भी 0 नहीं मिला। हमें सिर्फ एक कंडीशन में 0 मिला, 1 में से 1 गया तब। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, 1,1। अब ध्यान से देखें, ये रिलेशन हमारा ए क्रॉस बी में पहले से ही मौजूद है, दिख रहा है 1,1, यहाँ पर भी आया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध होता है, संबंध ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय गुणन का, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय, अब उपसमुच्चय आप समझ पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे ये क्या होता है, तो ये उपसमुच्चय होता है। आपका रिलेशन जो भी निकल के आएगा वो इनसे बाहर नहीं हो सकता, जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी में मिलेगा ही मिलेगा। अगर इससे बाहर मिल रहा है तो आपका प्रश्न
गलत है, प्रश्न का आंसर गलत है। ठीक है, तो आर हमेशा ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय गुणन में ही मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये हो गया। चलिए एक छोटा सा और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर हम आगे और नई परिभाषाओं की ओर बढ़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ए है, हमने यहाँ पे 1,2, चलिए कुछ और लेते हैं, 2,4,5, और बी हमने यहाँ पे लिया 4,5,9, 5 की जगह पे 8 कर लो। ठीक है, हमने ये 2 ले लिए। अब यहाँ पे हमें रिलेशन एक दिया है इन्होंने इस तरह से, ए कॉमा बी कॉमा स्मॉल ए हमारा जो है सेट ए से है और बी हमारा कैपिटल बी से, और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं ए प्लस बी इक्वल टू 11 बैठना चाहिए। कितना बैठना चाहिए? 11 बैठना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो चेक करते हैं 11 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो आप इस तरह भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 2 और 4 कितना होता है? 6, नहीं बैठा। 2 और 8 10 होता है, हमें 11 चाहिए यानी 11, वो हमें नहीं मिला। 2 और 9 11, ये मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू 2,9। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आप 9,2 नहीं लिख सकते। ठीक, हम बता चुके हैं 9,2 नहीं लिख सकते। हमेशा ए वाला जो तत्व है उसको पहले, बी वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 2,9 हो गया। और देखते हैं, 2,9 हो गया, 9 2 11, 4 4 8 नहीं हुआ, 4 8 12 नहीं हो रहा है, 4 9 13 ये भी नहीं है, 5 4 9, 5 8 13, 5 9 14। तो हमें कोई और भी संबंध नहीं मिला सिर्फ 2 और 9 के अलावा। तो हमारा यही इसका रिलेशन हो गया। तो उम्मीद है अब आपको संबंध धीरे धीरे क्लियर हो चुका होगा। चलिए, ये तो ही कक्षा 11 के बात। चलिए अब कक्षा 12 की बात करते हैं। कक्षा 12 में किस तरह के प्रश्न हमको मिल सकते हैं। अब कक्षा 12 में क्या होता है, जैसे इसमें आपने देखा 2 सेट हैं, ए और बी। ये कक्षा 11 की बात है। कक्षा 12 में आपको एक ही सेट मिलेगा, ए। ठीक है, एक ही मिलेगा सेट। अब उसमें जैसे मान लिया 1 2 3 इस तरह का हमें एक समुच्चय दिया होगा। अब उसी में हमसे कहेंगे कि भाई संबंध बताइए। संबंध किसी भी प्रकार का पूछ लेंगे कि भाई तत्व सभी, या फिर कहेंगे पूर्णांक बताइए। इसमें क्या बताइए? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या हो सकता है वो आप समझें यहाँ पे। अब इसका पहले हम संबंध आपको पहले कृमित युग्म बता दें। संबंध क्या होता है देखिए, ध्यान से समझें। पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 तीनों पूर्णांक हैं यहाँ पे। पूर्णांक तो आप जानते होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब पूर्णांक ही होते हैं। तो 1 को सबसे पहले खुद के साथ लेना है, 1 के साथ इस तरह से। फिर 1 का 2 के साथ लेना है इस तरह से। फिर 1 का 3 के साथ लेना है, 1,3 हो गया। फिर 2 का 1 के साथ लेंगे, 2,1 2,2 2,3। ठीक है, अब 3 का लेंगे 1 के साथ तो 3,1 3,2 और 3,3। ये इसका कृमित युग्म है जिसको हम ए क्रॉस ए बोलते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए। इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने बता दिया है कि ए क्रॉस ए कैसे निकलता है। इसके हिसाब से ही हम आगे इसका संबंध निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे -1 -2 0 4 6 इस तरह की कुछ संख्या दी है। ठीक है, हमें संबंध क्या बताना है? हमें संबंध बताना है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का। ठीक, संबंध क्या बताना है हमें? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों उनका युग्म ढूंढना है। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए क्रॉस ए पता करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पे ए क्रॉस तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन हम माइनस वाले तो होते नहीं हैं। जैसे कि चलो देख लेते हैं, -1, -1
-1, -2 इस तरह से, और यहाँ पे -1, 0। तो -1 वाला देखिए जितनी भी आएंगे जीरो, माइनस ही आ रहा है तो वो तो धनात्मक हो नहीं सकता। -2 आएगा वो भी नहीं हो सकता, 0 वो भी नहीं हो सकता। हमारे 4 और 6 होंगे, सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे। तो क्या हो सकता है, इस तरह से ये आप निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक, हम आपको आर बता दे रहे हैं। तो 4 का जब हम निकालेंगे तो 4 का एक तो खुद के साथ होगा 4, 6, और 4 का जब 6 के साथ लेंगे तो 4, 6 ये आएगा। ठीक है, फिर 6 की बारी आएगी तो 6 का देखो जीरो से लेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, 4 से लेना पड़ेगा, 6, 4, और 6 का 6 के साथ लेंगे तो 6, 6। उम्मीद है कि थोड़ा बड़ा उदाहरण बता दिया था, हो सकता है आपको समझ में आया हो। इसका एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास a बराबर 1, 2 और 3 ये दिया है। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है, इसको भी हम डिनोट कर देते किस तरह से, किसको दिखाते, तो आपका संबंध क्या होता है, a, b रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और a जो है सेट आपका a में होता है, और b जो है वो भी सेट आपका a में ही होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि a की साइड है, b तो है ही नहीं, तो हम b भी आपका बिलोंग कहाँ से कर रहा है, a से, और ये स्मॉल वाला वो भी a से कर रहा है। अब यहाँ पे कोई भी संबंध हो सकता है। संबंध की बात करें तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं a + b = 5। हमने लिख दिया a + b क्या होना चाहिए, 5। ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले a क्रॉस a निकालेंगे, 1, 1, 1 का 2 के साथ करेंगे, 1, 2, 1 का 2 के साथ युग्म बनाया, 1 का 3 के साथ, तो 1, 3, 1 का हो गया तीनों के साथ। अब 2 का लेंगे, 2 का 1 के साथ, 2, 1, 2 का स्वयं के साथ, 2, 2, 2 का 3 के साथ, 2, 3, 3 का 1 के साथ, 3, 1, 3 का 2 के साथ, और 3 का खुद 3 के साथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे a क्रॉस a यानी कार्तीय गुणनफल निकाल लिया। अब हमें देखिए संबंध देखेंगे, हमें निकालना a + b क्या होना चाहिए, 5। a का मतलब हमने पहले भी बताया था, चलिए आपको फिर रिवाइज कराते हैं। ये आपका a होता है और ये आपका b होता है। पहला वाला जो अवयव है वो हमेशा a ही डिनोट किया जाएगा, और दूसरा वाला जो तत्व है आपका वो v से प्रेजेंट किया जाएगा। तो 1 और 1 कितना होता है, 2, हमें चाहिए 5, तो ये हमारा नहीं है रिलेशन। ठीक, इसी प्रकार 1 और 2 कितना होता है, 3, हमें चाहिए 5, ये भी नहीं है। 1, 3, 4 ये भी नहीं है। 2, 1, 3 ये भी नहीं है। 2, 2, 4 ये भी नहीं है। 3, 2, 5 ये है। इसके अलावा और ढूंढते हैं, 3, 1, 4 ये भी नहीं है। 3, 2, 5 ये है। 3, 3, 6 ये भी नहीं। तो हमें यहाँ पे 2 रिलेशन मिले हैं। एक तो मिला है 2, 3, और एक मिला है 3, 2। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये 2 रिलेशन मिले हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब संबंध के बारे में पता चल गया होगा। चलिए आगे अब हम जानते हैं कि प्रांत क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रांत। अब प्रांत की बात करें, देखिए ये 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3 ये दिख रहा है, ये सब प्रांत कहलाते हैं। यानी कि a क्रॉस a में क्रमित गुणन में प्रथम अवयव प्रांत कहलाता है या प्रांत होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या, एक, अगर हमसे कोई पूछे भाई प्रांत क्या है, इसका डोमेन क्या है, तो देखिए 1 है। अगर 1 2 बार है या 3 बार है, उसको हमेशा एक ही बार लिखते हैं, आपको याद रखना है। जैसे एक यहाँ पे 1, 1, 1 3 बार है, तब भी एक ही बार लिखेंगे, ध्यान रखना। अब जैसे कि इसके बाद पहला पहला ले लिया। अब बात करें यहाँ से, देखिए 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 3 बार है, हम इसको भी एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये भी एक बार। तो यानी ये पहला जो तत्व होता है, पहला जो अवयव होता है, वही प्रांत कहलाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे सीखेंगे परिसर।
जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। रेंज, रेंज का मतलब होता है इसका जो दूसरा वाला अवयव होता है वो रेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, दूसरा वाला 3 है, यहाँ पे फिर 1 आ गया, लेकिन हम डबल बार नहीं लिखते हैं, आपको तो पता होगा। यहाँ पे फिर 2 आया, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो वो इस तरह से ये हो गया। इसको वेन डायग्राम के द्वारा थोड़ा समझते हैं, थोड़ा बड़ा बनाए। मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 और 5 है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले इसका नाम ए दे दिया, अलग अलग बता रहे हैं ए और बी, तो हम ए क्रॉस बी पहले निकाल लें। 1 का 4 के साथ 2 है तो आप कक्षा 11 की तरह ही करेंगे। 1, 4, 1, 5 और 2, 4, 2, 4, 2, 5। अब 3 का 4 के साथ करेंगे तो 3, 4 और 3, 5। अब हमें यहाँ पे कोई संबंध दे रखा हो, जैसे मान लो संबंध हमसे पूछा है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना हो, मान लो 9 हो, 9 तो नहीं 7 मान लो, कितना हो 7। तो 7 किस में आ रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पे 4 1 5, 5 1 6, 4 2 6, 5 2 7, तो ये वाला आ रहा है 5 2 7, तो हमारा आर हुआ यहाँ से 2, 5। प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये है आपका 5 और 2 7, ठीक है। तो आपका ये वेन हो गया, और आपको इस तरह से दिखाना है ये किस तरह से होता है। तो देखिए 1 का 4 के साथ भी लेते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ए क्रॉस बी की। 1 को 4 के साथ लिया, फिर 1 को हमने 5 के साथ लिया, 2 को हमने 4 के साथ लिया, 2 को 5 के साथ लिया, फिर 3 को 4 के साथ लिया, 3 को 5 के साथ लिया। इस तरह से हम ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो प्रांत की बात हो गई, परिसर की बात हो गई, और उम्मीद है कि सबकी बात हो गई है। अब यहाँ पे 3 परिभाषाएं हैं, उनको भी समझ लेते हैं। चलिए संबंधों के प्रकार जान लेते हैं। संबंधों के प्रकार, तो हम इसमें सबसे पहला संबंध आपको बताते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध, तो इसमें कोई ऐसा संबंध जो ए और बी के बीच में हो ही ना, वो रिक्त संबंध कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 अवयव हैं ए, 1 2 3, और दूसरा आपके पास समुच्चय है बी जो दिया है 5 6। और हमसे संबंध में कहा गया है कि आप ऐसा संबंध बताओ जिसमें इनका a प्लस बी कितना बैठता हो, 15 बैठता हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा संबंध ना मिलेगा तो वो रिक्त संबंध होगा। तो 1 और 5 कितना होता है 6, 1 और 6 7, 2 5 7, सबसे बड़ी बड़ी संख्या ही जोड़ के देख लो, 6 और 3 9 हो रहा है। कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका योग 15 आता हो। हम इसको ए क्रॉस बी के जरिए भी आपको बताते हैं। 1 का 5 के साथ लेंगे 1 5, 1 का 6 के साथ लेंगे 1, 6, 2 का 5 के साथ लेंगे 2, 5, 2 का 6 के साथ लेंगे 2, 6, 3 का 5 के साथ तो 3 5 और 3 6। तो इस तरह से हमने ये निकाले हैं। इसमें किसी का भी योग 15 नहीं बैठ रहा है। 1 5 6 हो रहा है, ये 7 ये 7 ये 8 ये 8 और ये 9, 9 से अधिक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे संबंध कुछ नहीं मिला। तो हम इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, 5 से, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई भी संबंध नहीं मिला। इस तरह को हम रिक्त संबंध कहते हैं। जो संबंध पूछा हो वो हो ही ना, ठीक है। इसी के अलावा इसमें और भी कह सकते हैं कि ए और बी में हमसे पूछ सकते हैं सभी ऋणात्मक संख्याएं। इसका संबंध पूछ सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का संबंध बताओ। तो देखिए ना तो ऋणात्मक संख्या यहाँ पे है और ना यहाँ पे, सभी धनात्मक।
तो इसमें भी आपका रिक्त संबंध क्या होगा, फाई, यानी कि रिक्त संबंध ही है। एक ऐसा संबंध हमसे पूछा जाए जो ए और बी के बीच में हो ही ना, वहाँ पे फाई आता है। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे संबंध की ओर पहुँचते हैं, जिसका नाम है सार्वत्रिक संबंध। इसमें ए का स्वयं के सभी अवयवों, स्वयं के सभी अवयवों के साथ संबंध होता है। कैसे? जैसे कि हमें एक सेट दे रखा है 0, 1, 2, 3 और संबंध में कहा गया है पूर्णांक संख्याओं का संबंध बताओ। किसका? पूर्णांक संख्याओं का संबंध बताओ। तो 0, 2, 3 क्या है? पूर्णांक है। तो सब एक दूसरे से क्या है? संबंध है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कैसा सार्वत्रिक संबंध है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हमेशा हर बात पर सत्य ही हो, वह सार्वत्रिक संबंध होता है। तो 0, 2, 3 हमेशा पूर्णांक ही हैं, हमेशा रहेंगे। तो ये आपका क्या सार्वत्रिक संबंध है, इस टाइप का। समझ गए? इसी प्रकार -1, -2, -3 और कहा जाए ऋणात्मक संख्याएं हैं तब भी ठीक है। ये आपका क्या है? सार्वत्रिक संबंध है, यानी सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब इसके अलावा 3 और हैं छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं। 4, एक होता है स्वतुल्य संबंध। अब ये स्वतुल्य शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि स्वयं के बराबर। स्व मीन्स स्वयं, तुल्य मीन्स बराबर। स्वयं के बराबर जो संबंध हो वह स्वतुल्य कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 2 चीज़ें हैं, कोई भी 2 वस्तुएं, और इस तरह से आप मान लीजिए जैसे ए और बी हैं, दोनों कैसी हैं? आपस में बराबर है। जब ए बी के बराबर है तो ए स्वयं की भी तो बराबर होगी। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं स्वतुल्य। समझ में आया कि एक ऐसा अवयव जो खुद स्वयं के बराबर हो स्वतुल्य कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कहा त्रिभुज ए, ठीक है, त्रिभुज ए और बी कैसे? सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो ए और बी क्या है? आपस में सर्वांग सम है। तो ए अगर बी के सर्वांग सम है तो ए स्वयं के भी तो सर्वांग सम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी ये आपका क्या है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यानी कि खुद के बराबर होना। ठीक है, अब इसका जैसे कि मान लीजिए हम कहें, यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण समझते हैं और क्लियर होगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा इस तरह से, जैसे 1 3 से क्या है? छोटा है। तो क्या 1 3 से छोटा है? और यहाँ पर लेकिन 1 स्वयं से छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि अब ये ए का काम करेगा और ये बी का। 1 3 से तो छोटा है। अब हम कहें यही रूल किस वाला? लेस वाला, स्वयं के साथ काम कर जाए। तो 1 3 से कम है लेकिन अपने स्वयं से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है? ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, किसके साथ में? इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे रूल है लेस देन का। अब 1 3 से तो लेस है, ये स्वयं से तो लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्वतुल्य नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि स्वतुल्य का मतलब ऐसी कंडीशन में जहाँ वह स्वयं के भी बराबर हो। ठीक है, तो ये स्वतुल्य की बात कर लेते हैं अब सममित संबंध। सममित का मतलब होता है, सम मीन्स बराबर, मित मीन्स दिखने वाला, यानी स्वयं के जैसा दिखने वाला। जैसे कि मान लीजिए 2 लाइनें हमारी बराबर हैं, ये और ये, ए और बी। तो इसका मतलब क्या हुआ
ये लाइन इसके जैसी दिख रही है तो ए और बी कैसे हैं, सममित हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज या दो लाइनें एक दूसरे पे लंब है, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, तो एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो हम यहाँ पे दो बातें कह सकते हैं कि या तो ए बी पर लंब है, बिल्कुल बात सही है, या कह दे बी ए पर लंब है, तब भी बात ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सममित संबंध यानी कि A1 और A2 अगर रिलेशन रख रहे हैं किससे, R से, तो A2 A1 भी रिलेशन रखेंगे R से। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तब जाके हम कह सकते हैं ये सममित है। ठीक है, यानी कि A B पर लंब है या B A पर लंब है, बात एक ही हो रही है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में सममित संबंध। ठीक, इसी प्रकार दो लाइनों के ऊपर हम कहें ए बी के समांतर है या कहें बी ए के समांतर है, कोई चेंज नहीं आया, तो इसमें ये रूल काम करता है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। 6 नंबर पे पहुंचते हैं, संक्रामक संबंध। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं। अब संक्रामक क्या होता है इसको देखते हैं। संक्रामक में जैसे हमसे कहा गया है कि A लेस देन B और B लेस देन C, तो A लेस देन C। अब इसका क्या मतलब हुआ समझे, A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A नॉर्मली C से छोटा होगा। उदाहरण के लिए जैसे 1 2 से छोटा है, ठीक है, 2 हमारा 3 से छोटा है, तो नॉर्मली 1 किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा नहीं होगा। इस तरह का कहीं पर रूल मिलता है तो हमें उसे संक्रामक संबंध बोलते हैं, संक्रामक संबंध। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि यदि A1 A2 संबंध व्यक्त करता है R से, A1 A2 संबंध व्यक्त करता है R से, और A2, A3 ये भी संबंध व्यक्त करता है किससे, R से। अगर ये दोनों का संबंध R से है तो A1 और A3 का संबंध भी किससे होगा, R से होगा। R का मतलब जब A1 A2 का संबंध है और A2 A3 का संबंध है, तो A1 और A3 का भी संबंध इससे होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बन रही है तब हम उसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। तो आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 थी, उसमें जितनी चीज़ों का उपयोग होने वाला था वो हमने आपको समझाया। पिछली जो पुरानी क्लास की आपकी जो बातें थी वो यहाँ पर बताई हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझने को मिली होंगी। अब इसका जो अगला वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 1.1 का होगा।